आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको IPC के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी वीडियो से दोस्तों आने वाले समय में जब आपका MPCJ या MPADPO का एग्ज़ाम होगा तो इसी वीडियो से जितने भी ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे तो सभी इसी वीडियो से ही पूछे जाएंगे। दोस्तों, हमने अपने YouTube चैनल पर बहुत से ऑब्जेक्टिव वीडियो डाल दी है। आप उन सब वीडियो को देख लीजिए, एक भी ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार के ऑब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं उन्हीं ऑब्जेक्ट को बता रहा हूं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि पहला पूछा गया था बी, जो एक लोक सेवक है, यानी कि बी नाम का एक व्यक्ति लोक सेवक है। बी के पदिये एक कर्तव्य के निर्वहन में ए अपने प्रति कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में रिश्वत की प्रस्तावना करता है। बी उस रिश्वत को प्रतिगृहित करने से इनकार कर देता है। ए ने किस धारा में वर्णित अपराध किया है? यानी कि बी नाम का एक लोक सेवक है और ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति से कहता है रिश्वत के बारे में, तुम रिश्वत की प्रस्तावना करता है, तुम रिश्वत ले लो मुझसे, लेकिन वह बी नाम का व्यक्ति इनकार कर देता है। तो बताइए ए नाम के व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है, किस धारा के तहत? दोस्तों, जो इसका सही ऑप्शन है धारा 116, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह 116 के इलस्ट्रेशन ए से पूछा गया था दोस्तों, इसीलिए सी ऑप्शन ही सही होगा, धारा 116। इसके बाद दूसरा पूछा गया था ए एक पुलिस ऑफिसर जिसका कर्तव्य लूट का निवारण करना है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। यहाँ यद्यपि वह लूट नहीं की जाती, ये दंडनीय होगा। दोस्तों, ए ऑप्शन कहता है ए उस अपराध के लिए उपबंध कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे से और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसे धारा 116 के दृष्टांत सी से पूछा गया था और बी कहता है ए केवल जुर्माने से दंडनीय होगा और सी कहता है ए उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास के पूरे दंड से दंडनीय होगा और डी कहता है उपरोक्त तो कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो ए ऑप्शन है ए उस अपराध के लिए उपबंध कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे धारा 116 के इलस्ट्रेशन सी से पूछा गया था दोस्तों। इसके बाद तीसरा ए एक लोक स्थान में एक प्ले कार्ड चिपकाता है, यानी कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, पब्लिक प्लेस पर एक प्ले कार्ड चिपकाता है जिसमें एक पंथ को जिसमें 10 से अधिक सदस्य है, एक विरोधी पंथ के सदस्यों पर जबकि वे जुलूस निकालने में लगे हुए हो, आक्रमण करने के प्रयोजन से किसी निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाया गया। ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। यह कौन सी धारा है? दोस्तों, 10 से अधिक सदस्य, इसे धारा 117 में बताया गया है और यह धारा 117 के इलस्ट्रेशन से पूछा गया था, इसलिए इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, धारा 117। इसके बाद अगला आता है चौथा, ए ने अपना मकान एक पुलिस अधिकारी को जो एक मामले का अन्वेषण कर रहा था यह जानते हुए दिया कि मकान का उपयोग बी एक चोर को यातना पहुंचाने हेतु किया जाएगा। बी को यातना पहुंचाई भी गई ऐसे मामले में, तो ए ने कौन सा अपराध किया है? दोस्तों, ए किसी भी अपराध का दोषी नहीं है,
और बी दुष्प्रेरण कारित करने का दोषी है, सी ए दुष्प्रेरण कारित करने का दोषी नहीं है, डी उत्प्रेरण डी कहता है प्रयत्न का दोषी है। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए दुष्प्रेरण कारित करने का दोषी है। इसके बाद अगला आता है पांचवा, बी नाम का एक व्यक्ति सी नाम के व्यक्ति का गृह जलाने के लिए ए नाम के व्यक्ति को उकसाता है कि तुम जाकर सी नाम के व्यक्ति का घर जला दो। बी उस घर में आग लगा देता है और उसी समय वहां पर संपत्ति की चोरी भी करता है। इस मामले में दोस्तों जो बी नाम का व्यक्ति है आग लगा देता है सी नाम के व्यक्ति के घर में और उसकी घर की संपत्ति की चोरी भी कर लेता है, तो यह मामला है, तो वह अपराधी होगा। दोस्तों ए ऑप्शन कहता है ए घर जलाने और चोरी करने का दोषी है, बी ए घर जलाने के दुष्प्रेरण और चोरी करने का दोषी है, सी यद्यपि घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है परंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि घर जलाने का दोषी है क्योंकि उसने दुष्प्रेरण उकसाया था उसको, लेकिन परंतु चोरी का नहीं, चोरी एक अलग कार्य है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था छठवां, दुष्प्रेरण का अपराध पूरा हो जाता है जैसे ही ये ऑप्शन कहता है दुष्प्रेरित अपराध का दिया जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। और बी कहता है दुष्प्रेरक ने एक अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए उद्दीपित कर दिया है, यानी कि किसी व्यक्ति ने आपको उकसा दिया है तो वह दुष्प्रेरक का अपराध हो जाएगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था सातवां, जबकि दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं तब ऐसी सहमति कहलाती है। दोस्तों ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। इसे धारा 120 ए में परिभाषित किया गया है, इसलिए इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था आपराधिक षड्यंत्र की अपराध का सार है, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का सार है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, समुच्चय। इसे धारा 120 ए में दोस्तों परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला नौवां, निम्न में से किस एक केस में यह धारित किया गया है कि षड्यंत्र के अपराध का आवश्यक तत्व विधि का उल्लंघन करने हेतु समझौता है यदि वे लोग कोई अवैध कार्य करने को सहमत होते हैं तो वे आपराधिक षड्यंत्र के दोषी होंगे, भले ही किए जाने के लिए निश्चित कार्य कारित ना हुआ हो। यह किस केस में डिसाइड किया गया है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन सही है, मेजर ई.जी. बारसे, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 10वां, कथन ए षड्यंत्र का दूसरा तत्व यह है कि सहमति या समझौते में दो या दो से अधिक व्यक्ति पक्षकार हो और उनमें से केवल एक व्यक्ति को आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसका कारण यानी कि आर कहता है कोई व्यक्ति अपने आप से षड्यंत्र नहीं रच सकता, कोई व्यक्ति स्वयं तो षड्यंत्र रच नहीं सकता, दो व्यक्ति चाहिए षड्यंत्र रचने के लिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर की व्याख्या कीजिए। दोस्तों ए ऑप्शन इसका कहता है ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए ऑप्शन भी बिल्कुल सत्य है और आर भी बिल्कुल सत्य है, इसलिए इसका जो सही ऑब्जेक्ट होगा, सही आंसर होगा ए ऑप्शन ही होगा।
इसके बाद 11वां पूछा गया था, आईपीसी की धारा 120 ए के अंतर्गत वर्णित षड्यंत्र के सार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने किस केस में स्पष्ट किया? इसका जो आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजा राम गुप्ता बनाम धर्मचंद के केस में यह डिसाइड किया गया था। इसके बाद 12वां, निम्न में से किस केस में यह कहा गया कि आपराधिक षड्यंत्र का आरोप एक स्वतंत्र अपराध है? यानी कि जो आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है वह बिल्कुल स्वतंत्र अपराध है, अतः इसे भी अन्य अपराधों की तरह प्रमाणित किया जाना चाहिए। दोस्तों, इसका जो ए ऑप्शन है, अशोक दत्त नायक एवं अन्य बनाम राज्य के केस में यह कहा गया आपराधिक षड्यंत्र का आरोप बिल्कुल स्वतंत्र मामला है, इसे भी अपराधों के तहत प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसके बाद 13वां आता है, निम्न में से कौन सी धारा षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान करती है? यानी कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान कौन सी धारा करती है? इसलिए इसका बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा, धारा 120 बी। और धारा 120 ए में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। 14वां, आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक अवयव है दो या अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता जिन पर षड्यंत्र करने का आरोप हो। बी समझौता। और सी ऑप्शन कहता है कोई अवैध कार्य। और डी ऑप्शन कहता है सभी सही है। इसका जो डी ऑप्शन है सभी सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 15वां, ए बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा। यह दोस्तों आपराधिक षड्यंत्र का अपराध है, क्योंकि वे आपराधिक षड्यंत्र रच रहे हैं कि ए बी से सहमत है कि बी की परीक्षा में नकल करेगा, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 16वां, आपराधिक षड्यंत्र का अपराध घटित करने के लिए कौन सी आवश्यक शर्त पूरी की जानी चाहिए? इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन है, दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने का या विधिपूर्ण कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने का करार करे। इसके बाद अगला आता है 17वां, जो कोई व्यक्ति मृत्यु से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र का में उपस्थित होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के लिए संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है? मृत्युदंड तो दिया नहीं जा सकता। बी ऑप्शन कहता है जीवन कारावास भी नहीं। सी उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया है। उसे उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा जैसे मानो उसने स्वयं वह अपराध किया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 18वां पूछा गया था, यदि कोई व्यक्ति धारा 120 बी की उपधारा 2 से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न न किसी आपराधिक षड्यंत्र में उपस्थित होगा तो वह कितने दंड से दंडित किया जाएगा? इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 6 माह से अनधिक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसे धारा 120 बी के उपधारा 2 से पूछा गया था। इसके बाद अगला आता है 19वां, कोई व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का षड्यंत्र करता है, यदि षड्यंत्र के दंड के लिए संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है तो उसे कितना दंड दिया जाएगा? उस व्यक्ति को उसी प्रकार दंड दिया जाएगा जैसे मानो उसने स्वयं वह दुष्प्रेरण का अपराध किया है, इसलिए इसका ये ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद 20वां, जो कोई व्यक्ति 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में उपस्थित होगा
यदि इस संहिता में उसके लिए अभिव्यक्त उपबंध नहीं है तो उसे कितना दंड दिया जाएगा? उसे उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा जैसे मानो उसने उस अपराध का दुष्प्रेरण स्वयं किया है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इसके बाद 21वां पूछा गया था, ए भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है। ए ने किस धारा में परिभाषित अपराध किया है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन से यह पूछा गया था धारा 121 और धारा 120 में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है और धारा 120B में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा को दंडित किया गया है। इसके बाद 22वां, आईपीसी की किस धारा में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है? यानी कि राजद्रोह की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 124A में राजद्रोह शब्द को परिभाषित किया गया है और धारा 120A में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है और धारा 124 में राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना उसके बारे में बताया गया है और डी ऑप्शन धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला आता है 23वां, निम्नलिखित में से क्या भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय नहीं है? यानी कि भारतीय दंड संहिता के अधीन कौन सा अपराध दंडनीय नहीं है? ये ऑप्शन कहता है राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी, यह तो दंडनीय है। और बी ऑप्शन कहता है हत्या करने की तैयारी और सी ऑप्शन कहता है डकैती करने की तैयारी, यह भी दंडनीय है। और डी ऑप्शन कहता है किसी मित्र शक्ति के क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी, यह भी दंडनीय है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। किसी की हत्या करने की तैयारी दंडनीय नहीं है, क्योंकि आप अपने मन में क्या सोच रहे हो किसको पता है? किसी को मालूम नहीं है। आप अपने मन में किसी की हत्या करने के बारे में प्लान बना रहे हो, इसलिए इसका बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। हत्या करने की तैयारी दंडनीय नहीं होती है। इसके बाद 24वां, आईपीसी की किस धारा में अभित्याजक को संशय देने संबंधी प्रावधान किए गए हैं? इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा धारा 136। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन धारा 136 में अभित्याजक को संशय देने संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है। इसके बाद 25वां, धारा 136 के अपराध के लिए किसे दंडित नहीं किया जा सकता है? यानी कि धारा 136 के अपराध करने के लिए किसे दंडित नहीं किया जा सकता है? दोस्तों घोषित अपराधी को तो दंडित किया जा सकता है, जेलर को भी दंडित किया जा सकता है। सी ऑप्शन कहता है पत्नी जो अपने पति को संशय देती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। पत्नी अपने पति को संशय देती है, यानी कि उसको आश्रय देती है अपने पति को। अगर उसके पति ने कोई अपराध किया है और पत्नी उसको छिपाती है तो उसे विवश नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट कर दीजिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। इसका अगला पार्ट मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लाऊंगा। दोस्तों आपने अगर इन सभी ऑब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लिया तो एक भी ऑब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में बाहर से नहीं पूछा जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे एमपीसीजी के पेपर में इन्हीं से पूछे जाएंगे। दोस्तों आप कई सालों के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, इन्हीं ऑब्जेक्ट से ही आपके पेपर में ऑब्जेक्ट पूछे गए थे दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।